हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष चतुर्थ प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 18। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षा आयोग 1964 और 66 द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर की गई संस्तुतियों का वर्णन करें। यहाँ पर आपको क ख ग दिया गया। क में दिया है शिक्षा व्यवस्था का सांगठनिक ढांचा और ख है समान विद्यालय व्यवस्था और ग है त्रिभाषा सूत्र। तो इसमें शिक्षा आयोग 1964 से लेकर 66 तक द्वारा इन बिंदुओं पर जो भी बातें कही गई वो इसमें हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं उत्तर। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत सरकार ने देश की आवश्यकताओं में आकांक्षाओं के अनुरूप उच्च शिक्षा के पुनर्गठन के लिए सर्वप्रथम 1948 ईस्वी में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने देश की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप उच्च शिक्षा के पुनर्गठन के लिए सर्वप्रथम 1948 ईस्वी में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया था। तत्पश्चात 1952 में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग गठित किया, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था 1952-53 का आयोग, जिसे हम कह रहे थे मुदालियर आयोग। अब उसके बाद इन आयोगों ने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सुझाव एवं संस्तुतियां प्रस्तुत की। भारत सरकार ने उन्हें क्रियान्वित करने का प्रयास भी कर दिया था। फिर भी यह आगे हम देखें, अनुभव किया जाता था कि उपयुक्त दोनों आयोगों, जो भी ये दोनों आयोग थे 1948, 1952-53, इन दोनों आयोगों में कहीं ना कहीं एकांकी था, कुछ न कुछ कमियां रह गई थी। अतः ऐसे आयोगों का गठन आवश्यक जो विविध स्तरों पर शिक्षा के समस्त पहलुओं से संबंधित हों और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन करके देश की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा संबंधी नीतियों, शिक्षा के राष्ट्रीय प्रतिमान एवं शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में विकास की संभावनाओं पर महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सुझाव एवं संस्तुतियां प्रस्तुत करें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें 1948 और 1952 की शिक्षा आयोगों की, तो कुछ न कुछ एकांकीपन था, उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमियां थी, जिसको और भी अधिक सुधार के शिक्षा के क्षेत्र में नया क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इसके लिए ये आयोग आया था आपका 1964 से 66 के बीच। और इस शिक्षा आयोग में शिक्षा व्यवस्था का सांगठनिक ढांचा और समान विद्यालय व्यवस्था, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया गया। इसमें समस्त पहलुओं से संबंधित शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन करके देश की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा संबंधी नीतियां, शिक्षा के राष्ट्रीय प्रतिमान। दोस्तों, कोई भी कहीं की भी शिक्षा व्यवस्था हो, वहाँ के राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हर तरह की परिस्थितियों से प्रभावित होती है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी था कि ये उस तरह की शिक्षा व्यवस्था हो जिससे सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा संबंधी नीतियां निर्माण की जाए। शिक्षा के राष्ट्रीय प्रतिमान और शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में विकास की संभावनाओं पर महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सुझाव एवं संस्तुतियां इस आयोग के माध्यम से प्रस्तुत की गईं। आयोग के गठन के कारण एवं प्रयोजन क्या थे? भारत सरकार के 14 जुलाई 1964 ईस्वी के प्रस्ताव में आयोग के गठन के निम्नलिखित कारण एवं प्रयोजन का उल्लेख मिलता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। शिक्षा व्यवस्था का संगठनिक ढांचा। पहला प्रयोजन क्या था कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसका एक सांगठनिक ढांचा हो। आयोग ने समस्त देशों में सामान्य शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए एक समान संरचना की आवश्यकता अनुभव की। इसके लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। तो दोस्तों, उच्च शिक्षा और एक तरह से कह सकते हैं सामान्य शिक्षा के लिए एक तरह की संरचना का निर्माण हो, इसकी आवश्यकता महसूस की गई और ये अनुभव किया गया कि इसमें कुछ न कुछ सुधार होने चाहिए। तो इसके लिए निम्नलिखित सुझाव भी दिए गए। नंबर 1 है विद्यालय शिक्षा की नवीन संरचना। इसमें नवीन संरचना में क्या था,
1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा हो, 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा हो, जिसको आज हम क्या कहते हैं, बेबी क्लास, LKG, UKG, ये सब पूर्व प्राथमिक शिक्षा हैं। नंबर 2 पे हम देखें, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 2 वर्ष का सामान्य शिक्षा अथवा 1 से 3 वर्ष व्यावसायिक शिक्षा। यहाँ पर उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 2 वर्ष की सामान्य शिक्षा अथवा 1 से 3 वर्ष तक व्यावसायिक शिक्षा, इस तरह का कुछ व्यवस्था की जाए। और नंबर 3 पे हम देखें, सामान्य शिक्षा की अवधि 10 वर्ष हो, सामान्य शिक्षा की अवधि कितनी हो, 10 वर्ष हो, जो प्राथमिक स्तर से 7 से 8 वर्ष और निम्न माध्यमिक स्तर के 2 से 3 वर्ष में विभाजित हो। यहाँ पर हम देखें, सामान्य शिक्षा की अवधि 10 वर्ष होगी, जो प्राथमिक स्तर से 7 से 8 वर्ष और निम्न माध्यमिक स्तर के 2 या 3 वर्ष में विभाजित होगी, अथवा 1 से 3 वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा। तो यहाँ पर हम देखें किस तरह से विभाजित हो रही है। और नंबर 4 हम देखें, कक्षा 1 से प्रवेश के जाए सामान्यतः 6+ से कम होनी चाहिए, जो प्रवेश की आयु होनी चाहिए कक्षा 1 से, वो सामान्यतः 6+ से कम होनी चाहिए। मतलब 6, जो भी बच्चा 6 वर्ष की आयु का है उससे कम की आयु का बच्चा होना चाहिए जो कक्षा 1 में प्रवेश ले। और 5वां क्या है, प्रथम सार्वजनिक बाह्य परीक्षा विद्यालय के शिक्षा के 10 वर्षों के अंत में होनी चाहिए। सार्वजनिक बाह्य परीक्षा विद्यालय शिक्षा के 10 वर्ष के अंत में होनी चाहिए। मतलब उन लोगों का जो सेंटर जाए, प्रथम बाह्य परीक्षा, सार्वजनिक बाह्य परीक्षा जहाँ पे सेंटर भेजा जाए, वो परीक्षा विद्यालय शिक्षा के 10 वर्षों के अंत में होनी चाहिए। मतलब 10 वर्ष विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही वो किसी दूसरे स्कूलों में सेंटर के रूप में एग्ज़ाम देने जाएं। और यहाँ पर हम देखेंगे, ये तो था आपका यहाँ पे विद्यालय शिक्षा की नवीन संरचना। अब यहाँ पर हम देखेंगे विश्वविद्यालय शिक्षा की नवीन संरचना। ये विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत था और दूसरा विश्वविद्यालय शिक्षा की नवीन संरचना। तो प्रथम डिग्री कोर्स की अवधि 3 वर्ष से कम नहीं चाहिए। द्वितीय डिग्री कोर्स की अवधि 2 से 3 वर्ष की हो सकती है। तो यहाँ पे विश्वविद्यालय शिक्षा की नवीन संरचना में क्या कह रहे हैं, प्रथम डिग्री कोर्स जो 3 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, और द्वितीय डिग्री कोर्स की अवधि 2 से 3 वर्ष की हो सकती है। और कुछ विश्वविद्यालय को निश्चित विषयों में त्रिवर्षीय मास्टर डिग्री कोर्स के साथ स्कूल प्रारंभ करने चाहिए। तो यहाँ पे 3 वर्षीय मास्टर डिग्री कोर्स के साथ स्कूल प्रारंभ करने चाहिए। अब बी हम देखें, सामान्य विद्यालय व्यवस्था क्या होनी चाहिए। सुविधाओं के उपयोग के संबंध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। नंबर 1 है, शैक्षिक पुनर्गठन के योजनाओं के वर्तमान सुविधाओं के गहन उपयोग के कार्यक्रम पर बल दिया जाना चाहिए। जो भी वर्तमान सुविधाएं थी उस समय की, जो भी कार्यक्रम थे उस पर बल दिए जाने चाहिए। जितनी भी सुविधाएं थी उन सुविधाओं का उपयोग करके, उन शैक्षिक उपकरणों, शैक्षिक तकनीकों का उपयोग करके कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षा पर बल दिया जाए। और क्या है, नंबर 2, 1 वर्ष में शिक्षण दिवसों की संख्या बढ़ाकर स्कूलों के लिए लगभग 39 सप्ताह और पूर्व प्राथमिक स्कूलों में कॉलेजों है तो 36 सप्ताह कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जो कार्य दिवस होता है, कहते हैं स्कूल में जो कार्य दिवस होते हैं, जहाँ पे जितने दिन की, 1 साल में जितने दिन स्कूल चलता है उस कार्य दिवस को बढ़ाया जाए, जिसमें आपके स्कूलों के लिए लगभग 39 सप्ताह का होना चाहिए कार्य दिवस, और पूर्व प्राथमिक स्कूलों एवं कॉलेजों हेतु 36 सप्ताह का कर देना चाहिए। तो नंबर 3 हम देखें, स्कूल स्तर पर कार्य दिवस की अवधि बढ़ा देनी चाहिए। विश्वविद्यालय स्तर पर स्व अध्ययन हेतु समुचित सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो स्कूल थे उनकी कार्य दिवस की अवधि क्या कर दी गई है, बढ़ा देनी चाहिए कह रहे हैं। ये सब संस्तुतियाँ थी, एक सुझाव था उस समय आपका। ये जो 1964 और से 66 तक का शिक्षा आयोग की जो संस्तुतियाँ थी कि ये नियम चेंज करने चाहिए, जिससे कि शिक्षा व्यवस्था के जो भी उद्देश्य हैं, शिक्षा के जो भी संरचना उसमें परिवर्तन करके शिक्षा
का जो ढांचा है, शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको सुधारा जाए। तो ये सब इसके एक तरह से सुझाव हैं। अभी सुझाव पहले दिए जाते हैं, फिर बाद में उस पर नियम और कानून बनते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्कूल स्तर पर कार्य दिवस की अवधि बढ़ा देनी चाहिए और विश्वविद्यालय स्तर पर स्व अध्ययन हेतु समुचित सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय में जो वहाँ पे छात्र सेल्फ स्टडी करते हैं वहाँ पे वो सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएं। नंबर 4 हम देखें, अध्ययनों, समाज सेवा शिविरों, उत्पादन अनुभव, साक्षरता अभियानों आदि में सम्मिलित होकर अवकाशों का पूर्ण उपयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी छुट्टियाँ मिल रही हैं उन छुट्टियों का उपयोग कैसे हो। कार्य दिवस, साल में जितने कार्य दिवस रहते हैं उसके बाद जो दिन बचते हैं उन दिवसों को अवकाश काल के रूप में घोषित किया जाता है। तो उस अवकाश का जो समय है उस समय का उपयोग कैसे, उसके लिए अध्ययनों का, समाज सेवा शिविरों, उत्पादन अनुभव और साक्षरता अनुभवों अभियानों का, यहाँ पे साक्षरता अभियान जो भी चलाए जाते हैं शिक्षा के लिए आदि में सम्मिलित होकर अवकाश का पूर्ण उपयोग होना चाहिए। तो इस तरह से एक शिक्षक के लिए जो भी अवकाश मिलते हैं उन अवकाश को अध्ययनों, समाज सेवा शिविरों, उत्पादन अनुभव, साक्षरता अभियान आदि में सम्मिलित होकर अवकाशों का पूर्ण उपयोग होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा किस तरह से क्या क्या सुझाव दिए जा रहे हैं। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया आपका शिक्षा व्यवस्था का सांगठनिक ढांचा, जिसमें हमने देखा विद्यालय शिक्षा की नवीन संरचना और विश्वविद्यालय शिक्षा की नवीन संरचना। और उसके बाद हमने देखा समान विद्यालय व्यवस्था। समान विद्यालय व्यवस्था, विद्यालय की व्यवस्था किस तरह से हो और उसमें किस तरह से शैक्षणिक कार्य किए जाएं, किस तरह के कार्य दिवस हों, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम देखेंगे आपका कार्य अनुभव। ए आपका था शिक्षा व्यवस्था का संगठनिक ढांचा, बी था सामान्य विद्यालय व्यवस्था और सी आपका है कार्य अनुभव। तो यहाँ पे हम कार्य अनुभव देखेंगे। दोस्तों इसमें जब क्वेश्चन हम देख रहे थे तो क्वेश्चन में था आपका का शिक्षा व्यवस्था का सांगठनिक ढांचा, खा था समान विद्यालय व्यवस्था और इसमें गा दिया था त्रिभाषा सूत्र। तो त्रिभाषा सूत्र इसमें ना देख करके हम देखेंगे आपके लेक्चर नंबर 21 में। अभी आपका लेक्चर नंबर ये आपका है 18, तो हम देखेंगे लेक्चर नंबर आपके 21 में त्रिभाषा सूत्र। अभी आप देखेंगे कार्य अनुभव उसकी जगह पे। तो कार्य अनुभव में क्या है, कार्य अनुभव नवीन सामाजिक व्यवस्था के चरित्र से सामंजस्य रखकर दूरदर्शी होना चाहिए। जो भी वर्क एक्सपीरियंस है किसी भी शिक्षक का अपने शिक्षण संस्थानों में, तो वहाँ पे सामाजिक व्यवस्था के चरित्र से सामंजस्य रखकर दूरदर्शी कार्य अनुभव होना चाहिए शिक्षक का। यह निम्न प्राथमिक कक्षाओं में सरल हस्तकारी एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सरल हस्तकारी एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में शिल्प के रूप में ग्रहण किया जाए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि निम्न प्राथमिक कक्षाओं में सरल हस्तकार्य एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी सरल हस्तकारी एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में शिल्प के रूप में ग्रहण किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा गलत हुआ है कि यहाँ पर निम्न कक्षाओं में सरल हस्तकार्य होना चाहिए और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में क्या है, शिल्प के रूप में कार्य ग्रहण किए जाने चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि छोटी छोटी चीज़ें शिक्षक को अपने छात्रों को बतानी है। छोटी छोटी आसान चीज़ें वो प्राथमिक कक्षाओं के लिए रखे और उससे जो ऊपर की कक्षा यानी कि उच्च प्राथमिक कक्षा में शिल्प के कार्य, जिसमें शिल्पकारी वगैरह आती है, तो वो सारी चीज़ें शिक्षक अपने छात्रों को सिखाएगा। तो एक तरह से यहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा एक तरह से दी जा रही है। तो निम्न माध्यमिक स्तर पर यह कार्यशाला प्रशिक्षण और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अनुकूल कार्यशाला अथवा फार्म अथवा व्यापारिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रदान करना होगा। तो यहाँ पर हम देखें किस तरह से जो माध्यमिक स्तर है तो वहाँ पर कार्यशाला प्रशिक्षण के रूप में और उच्च माध्यमिक स्तर में अनुकूल कार्यशाला अथवा फार्म अथवा व्यापारिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रदान करना होगा। तो इस तरह से देखें
एक शिक्षक को किस तरह से अपने शिक्षण कार्य को करना है, अपने कार्य अनुभव को किस तरह से और अधिक बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। नंबर 2 हम देखें, जहाँ स्कूल कार्यशालाएं प्रदान नहीं की जा सकती वहाँ उपकरणों की उपयुक्त किट और सामग्री सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो जहाँ पर कार्यशालाएं उपलब्ध नहीं हैं, जिन स्कूलों में नहीं हो सकती हैं, वहाँ पर किट के माध्यम से और सस्ती सामग्री सस्ते कीमत पर उपलब्ध कराई जाए। तो ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए उन स्कूलों में। इस योजना की सफलता के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण, कार्यशालाओं का प्रावधान, स्थानीय संस्थाओं की गतिशीलता, साहित्य की तैयारी और कार्यक्रम का क्रमिक परिचय आवश्यक है। तो यहाँ पर हम देखें किस तरह से इन कार्यशालाओं में और अधिक अच्छे ढंग से सारे कार्य हों, उसके लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा और उनमें गतिशीलता कैसे लाई जाए इसके लिए तैयारी की जाएगी और कार्यक्रम का क्रमिक परिचय कैसे कराया जाए, ये सारी चीज़ें आवश्यक हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि शिक्षा आयोग 1964 से 66 में क्या क्या संस्तुतियां शिक्षा व्यवस्था का सांगठनिक ढांचा के लिए और सामान्य विद्यालय व्यवस्था के लिए और कार्य अनुभव के लिए बताई गई। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह से पढ़ते रहिए, खुश रहिए और खुद भी स्वस्थ रहिए और अपनों के भी सेहत का ख्याल रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।